हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद एमआर। बच्चों, आज ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। 6 चैप्टर चल रहा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, ये जो पार्ट 2 है हमारा, इस पार्ट 2 के अंदर हम बेसिकली टॉपिक नंबर 3, 4 और 5 को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक नंबर 3 के अंदर बेसिकली जो प्रमुख अंग हैं उसके बारे में जानेंगे, और प्लस इसकी जो एजेंसियां हैं उनके बारे में भी हम इस टॉपिक नंबर 3 के अंदर जानेंगे। और जो टॉपिक नंबर 4 है, इसके अंदर हम बेसिकली ये जानेंगे कि कैसे शीत युद्ध समाप्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सुधारों की जो है मांग उठने लग जाती है, और वो सुधार जो है किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी जो हम ये टॉपिक नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उन सुधारों को लागू करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ये देखिए, ये है आपके टोटल 6 अंग। ये रहा महासभा, यह है सुरक्षा परिषद, यह है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, और ये चौथा है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, और पांचवा है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा है आपका सचिवालय। ठीक है, ये टोटल 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिसको हम यूएनओ बोलते हैं इंग्लिश में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक एक करके हर एक जो ये अंग है इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, सबसे जो पहला है आपका, इसको बोला जाता है महासभा। महासभा को एक और नाम बोला जाता है आम सभा के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, आम सभा के नाम से। अगर आप ये महासभा देखें तो इसका अगर आप संधि विच्छेद करें, महा प्लस सभा, इसका अर्थ क्या निकलेगा आपका कि एक ऐसी सभा हो रही है जहाँ पर बहुत सारे सदस्य हैं, इसलिए उसको जो है हम महासभा बोल दे रहे हैं। ठीक है, इस महासभा के अंदर बेसिकली विश्व के अंदर जितने भी राष्ट्र हैं वो सारे के सारे जो राष्ट्र वो इसी महासभा के अंदर आकर के बैठते हैं। ठीक है, एक तरफ से मंच है, यहाँ पर ये सारे के सारे सदस्य आकर के बैठते हैं। अब ये टोटल कितने सदस्य हैं पूरे राष्ट्र के अंदर जो महासभा के अंदर आकर के बैठते हैं, वो जरा यहाँ पर देखिए डाटा। यहाँ पर जो आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी है जो 2005 के अंदर रिलीज हुई थी, उसके अनुसार कि 2006 तक 192 सदस्य जो है महासभा के अंदर बैठते हैं। ठीक है, और दूसरा एक और जो आपका जो लेटेस्ट जो आया है अभी अपडेट वर्जन, उसके अंदर जो है 2013 के अनुसार दिखा रखा है कि महासभा के अंदर टोटल 193 जो है सदस्य हो चुके हैं। और इसी लिहाज से जो आपका एक और क्वेश्चन बन जाता था कि आपका जो नया वाला जो सदस्य जुड़ा है अभी 193 नंबर का जो सदस्य है वो कौन है, उसका नाम क्या है, साउथ सूडान। ठीक है, याद रखिएगा, या फिर इसको हम हिंदी में दक्षिणी सूडान भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए जरा बात करते हैं कि महासभा का जो कार्य है वो होता क्या है। बेसिकली महासभा का बस एक ही कार्य, जो मेन कार्य है वो यही है कि इसको जो है वोटिंग करके चुनाव करवाना होता है। ठीक है, एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि जनता के द्वारा जो है, यहाँ पर जो जनता मान लीजिए आप है महासभा के अंदर, बेसिकली जो है सभी राष्ट्र के जो प्रतिनिधि है वो सारे के सारे आकर यहाँ पर बैठते हैं, और इन लोगों का काम एक ही यही है कि इनको जो बस वोटिंग करना है। वोटिंग किसके लिए करना है, वो ये आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के जो सदस्य हैं उनको चुनने के लिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो सदस्य जो जजेस हैं उनको चुनने के लिए, या फिर सचिवालय के सदस्य को चुनने के लिए जो है ये वोटिंग करते हैं। महासभा का काम केवल क्या है, वोटिंग करना। ठीक है, अब आइए आपका जो सेकंड जो अंग है यूएनओ का, वो अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये अंग है यूएनओ का। इस अंग को जो है ना कार्यकारी तथा बाध्यकारी अंग भी माना जाता है। ठीक है, ये सुरक्षा परिषद के अंदर टोटल 15 सदस्य हैं। ठीक है, अब इन 15 सदस्यों का भी जो है आगे चल करके डिवीज़न कर रखा है। वो डिवीज़न क्या है कि इसमें जो है 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा परिषद है ये जो है सुरक्षा का लिहाज से बहुत ही अच्छे से काम करता है। ठीक है, और सैनिक दृष्टिकोण से जो कार्यवाही होती है उनके ऊपर भी जो है यही काम करता है सुरक्षा परिषद के सदस्य। ठीक है, और इसी लिहाज से बोला जाता है कि यूएनओ का जो सबसे सैनिक वाला बोलते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा खास काफ़ी महत्वपूर्ण जो अंग है वो यही है, सुरक्षा परिषद ही। ठीक है, अब इन सुरक्षा परिषद में भी जो ये 5 सदस्य है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके पास जो है वीटो पावर। अभी वीटो पावर क्या है ये मैं आपको आगे अभी बताता हूँ। देखिए, अब जो सुरक्षा परिषद के अंदर सुरक्षा जो परिषद है इसके टोटल 15 सदस्य हैं। इन 15 सदस्यों का जो डिवीज़न हो रखा है, एक तरफ है 5 स्थायी सदस्य और दूसरा है 10 अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य वो होंगे जो एक बार चुन लिए गए हैं तो वो आगे जो है परमानेंट जो है वो लोग बने रहेंगे, और जो ये अस्थायी सदस्य ये जो है हर 2 साल में जो है चुन करके इनको आना अनिवार्य होता है। ठीक है, मतलब इनका चुनाव होता है। कहाँ पर चुनाव होगा, महासभा के अंदर। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, अब जरा देखिए कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं ये कौन कौन से हैं। ये जो है यूएसए है, यूके है मतलब ब्रिटेन है,
फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। ठीक है, अब एक आप जरा सवाल पूछिए कि केवल इन्हीं देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसकी स्थायी सदस्यता केवल इन्हीं 5 राष्ट्रों को क्यों मिली है? क्योंकि इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि 1 जनवरी 1967 से पहले केवल इन्हीं राष्ट्रों के पास जो है परमाणु हथियार थे, या परमाणु जो बम है वो थे। इसके अलावा इन 5 देशों के अलावा 1967 तक किसी अन्य राष्ट्र के पास जो है परमाणु हथियार या बम जो है नहीं थे, और इसीलिए जो है कहा जाता था कि यूएनओ को जो है कुछ पावरफुल जो है देश चाहिए, और वो पावरफुल देश का मापदंड क्या होगा? जिनके पास हथियार होगा, ये परमाणु हथियार होगा। तो 1967 तक जो है केवल ये 5 ऐसे देश थे पूरे विश्व के अंदर जिनके पास परमाणु हथियार थे, इसीलिए जो है इनको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जो है चुन लिया गया, और ये स्थायी सदस्य आज भी बने हुए हैं, और इसी चीज़ को लेकर के सुधारों की जो है मांग भी होगी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं आपका क्या है। ये सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, ये क्या होता है कि ये 2 साल में, हर 2 साल में जो है ये चुन करके आते हैं। और याद रखिएगा कि यदि कोई देश मान लीजिए कि 2010 के अंदर चुन करके आया है, तो वो जो है ना 2012 के अंदर वापस से चुन करके नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पॉलिसी है कि जो राष्ट्र एक बार चुन लिया गया है तो उसके दूसरे राष्ट्र, मतलब अगले जो बार होगा चुनाव, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए भारत जो है 2010 के अंदर चुन लिया गया है तो 2012 तक बना रहेगा। 2012 के अंदर जैसे वो अपना ऑफिस खाली करेगा तो 2012 के अंदर दोबारा से इलेक्शन होंगे ये महासभा के अंदर अस्थायी सदस्यों के चुनने के लिए। तो 2012 के अंदर भारत जो है दोबारा से कॉन्टेस्ट कर ही नहीं सकता, मतलब चुनाव में हिस्सा ले ही नहीं सकता। ये चुनाव अपने आप को चुनने के लिए यहाँ पर चुनाव में हिस्सा ले ही नहीं सकता। ठीक है, इसके अगले जो 2014 होगा वहाँ पर जा करके भारत जो है वापस से चुनाव का जो पर्चा है वो भर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तुरंत दोबारा जो है उसकी वापस से जो है चुन करके नहीं आ सकते, ये 2 साल में, हर 2 साल में चुने जाते हैं। ठीक है, अब अगला एक चीज़ देखिए, क्या सुरक्षा परिषद का जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो यही है, वीटो पावर। ये वीटो पावर का अर्थ क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसी पावर है जो कि किसी भी मुद्दे पर, यदि जिन राष्ट्रों को ये वीटो पावर प्राप्त है, यदि उन राष्ट्रों ने किसी भी मुद्दे पर वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया तो उसका मतलब हो गया कि वो जो कार्य है वहीं का वहीं जो है वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, वो जो कार्य है वहीं का वहीं स्थगित हो जाएगा, वो कार्य होगा ही नहीं। ठीक है, और इसीलिए जो है वीटो पावर को लेकर के ही जो है सुरक्षा परिषद के सुधारों की भी मांग की भी सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग भी की जाती है। ठीक है, इसको हम आगे भी अभी देखेंगे। ठीक है, अभी जो वीटो पावर है ना, ये केवल 5 राष्ट्रों के पास है। ये 5 राष्ट्र कौन से हैं? जो ये स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, जो ये स्थायी सदस्य कौन कौन से राष्ट्र हैं? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। ठीक है, इन्हीं 5 राष्ट्रों के पास जो है केवल वीटो पावर है। मतलब क्या है कि किसी भी मुद्दे पर यदि ये 5 राष्ट्रों की सहमति नहीं होती है तो वो जो प्रस्ताव है, जो वो मुद्दा है, वो वहीं का वहीं दब जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब ये देखिए क्या है, और एक कंडीशन बना रखी है कि इन 5, जैसे कि 15 राष्ट्र है ना ये सुरक्षा परिषद के, तो किसी भी प्रस्ताव पर इन 15 में से 9 राष्ट्रों की जो है स्वीकृति होना आवश्यक है। ठीक है, 9 राष्ट्रों की स्वीकृति होना आवश्यक है, और इन 9 राष्ट्रों में से 5 जो राष्ट्र है ना, ये सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं, इन 5 राष्ट्रों का होना अनिवार्य है। अगर ये इन 5 में से किसी एक ने भी मना कर दिया उस प्रस्ताव कर हस्ताक्षर या स्वीकृति देने से, तो वो प्रस्ताव जो है वहीं का वहीं रुक जाएगा। ठीक है, और प्लस इन 5 राष्ट्रों के बाद प्लस में 4 और चाहिए, तभी जो है आपकी टोटल संख्या 9 होगी। ठीक है, अब ये 4 कहाँ से आएंगे? ये 4 जो है अस्थायी सदस्य 10 में से किसी 4 राष्ट्रों को जो है उस प्रस्ताव पर स्वीकृति देनी होगी, तभी जो है वो कोई प्रस्ताव आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आपका अगला जो आपका अंग है यूएनओ का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। ये क्या होता है? इसके अंदर टोटल जो है ना 54 सदस्य हैं। ठीक है, और इन सदस्यों का जो चुनाव है हर 3 साल में महासभा के अंदर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हर 3 साल में महासभा के अंदर होता है, और ये दोबारा चुन करके आ भी सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जो ये आर्थिक तथा सामाजिक परिषद है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधित जो काम होते हैं वो करते हैं कहाँ से?
ये जो संस्थाएं, ये सारी की सारी संस्थाएं या एजेंसी बोल लीजिए आप, करती हैं, ठीक है। और यही एजेंसी जो है अपने अपने फील्ड के अंदर रिपोर्ट बनाती है और रैंकिंग भी देती है हर एक राष्ट्र को कि वो जो है इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर कितना अच्छे से कर रहा है। जैसे कि WHO अपनी रैंकिंग देती है, रिपोर्ट बनाती है, ठीक है। और खासकर इस कोरोना वायरस की जो महामारी अभी चल रही है, इसके अंदर तो खासकर जो है WHO कुछ ज़्यादा ही भूमिका अपनी निभा भी रहा है, ठीक है। अब देखिए जरा क्या है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के अंदर कुछ ये सदस्य ये जो एजेंसियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, एजेंसियां अलग है और जो अंग है वो अलग है। तो इन्हीं अंगों में से जो तीसरे नंबर का अंग है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, उन अंगों में जो तीसरे नंबर का अंग है, इस अंग के अंदर ही जो है बहुत सारी जो एजेंसियां हैं वो काम करती है। टोटल कितनी है वो 54 है। याद रखिएगा, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए लिख रखी है, इसके अलावा और भी एजेंसियां हैं, ठीक है। वो बहुत सारी एजेंसियां हैं, उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो जो आपकी जो मेन जो एजेंसी है, फिलहाल तो मैं ये जो जितनी भी मैंने लिख रखी है एजेंसियां, इसके बारे में आपको लास्ट में डिस्कस कराऊंगा हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। क्योंकि अभी डिस्कस करा देना थोड़ा सही नहीं लगेगा, ठीक है। आपको लास्ट में जो बताया ना मैंने, वहाँ पर जो आपको WHO, यूनिसेफ, इन सबको जो है अच्छे से कराऊँ, क्योंकि आपका जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसके अंदर बेसिकली इन संस्थाओं के ऊपर, इन एजेंसियों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस किया गया है, ठीक है। तो चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं आपके इनके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछने के, इसीलिए मैं आपको इसको अलग से ही कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए आपका अगला है जो फोर्थ अंग है UNO का, वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को न्यायशीता परिषद भी बोला जाता है, ठीक है। आपकी NCERT के अंदर न्यायशीता परिषद जो है इस संस्था के लिए या इस अंग के लिए जो है यूज़ किया गया है। अब इस अंग का काम क्या था, जरा ये भी समझ लीजिए। ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेन उद्देश्य, इसको बनाने का, इस अंग को बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि जैसे कि आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था ना 1939 से लेकर के 45 तक, उस दौरान कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो कि काफ़ी हद तक उनकी जो संरचना है, जो उनकी जो स्ट्रक्चर है, देश है जो, वो काफ़ी हद तक नष्ट हो गया था, ठीक है। तो उस समय पर विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे जो कि अपने पाँव पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो उन्हीं राष्ट्रों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए, उनको अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल बनाने के लिए ही जो है इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो है एक अंग बनाया गया UNO के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा, इस पूरे विश्व के अंदर टोटल 11 ऐसे राष्ट्र थे जो कि अपने पाँव पर जो है खड़ा नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। और जैसे जैसे ये धीरे धीरे जो सारे राष्ट्र खड़े होते गए अपने पाँव पर, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास कोई काम बचा नहीं, फिर अन्य जो काम है वो काम जो है बचा नहीं। इसलिए जो है 1 नवंबर 1994 को जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल को काट दिया गया, हटा दिया गया, इसका अंग जो है UNO का काट दिया गया, ठीक है। और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के लिए बनता है आपका क्वेश्चन, वो ये कि ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो सबसे अंतिम राष्ट्र था जिसको इन्होंने सहारा दिया था, वो था पलाऊ, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने नाम लिख रखा है और आपकी NCERT के अंदर भी दे रखा है, बहुत ही कोने में दे रखा है ये, ठीक है। तो आपसे जरूर है कि एक क्वेश्चन बन सकता है आपका बड़ा ही ईजिली इसमें से, ठीक है। याद रखिएगा, पलाऊ राष्ट्र है जो कि लास्ट ऐसा राष्ट्र है जो कि सहारा दिया गया था किसके द्वारा, ट्रस्टीशिप काउंसिल के द्वारा, ठीक है। ये हो गया आपके 4 अंग। अब चलिए आपका जो 5वां अंग है UNO का, वो ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बेसिकली आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी से लड़ाई होती है तो वो लड़ाई जो है हाई कोर्ट के अंदर जाती है, ठीक है। और जब एक राज्य की दूसरे राज्य से लड़ाई होती है तो वो जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला, ठीक है। और यदि एक देश का दूसरे देश से लड़ाई हुई है तो वो जो मामला है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जाता है, ठीक है। जैसे कि भारत पाकिस्तान लड़ते रहते हैं, ठीक है, इजराइल पैलेस्तीन लड़ता रहते हैं, ये सारे के जो सारे मामले हैं ना, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जा करके इन लोगों की सुनवाई होती है। इसके अंदर बेसिकली बोला जाता है कि UNO का जो सबसे न्यायिक अंग है, प्रधान जो न्यायिक अंग, मतलब कि इसी अंग के तहत, इसी संस्था के तहत जो है देशों को न्याय दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है, वो है हेग के अंदर। हेग एक जगह है जो कि एक देश के अंदर स्थित है, उस देश है नीदरलैंड, ठीक है। अब यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसके अंदर टोटल 15 जज होते हैं, ठीक है, 15 जज होते हैं। इन 15 जज जो नियुक्त किए जाते हैं, ये इन लोगों का जो कार्यकाल है ये 9 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। 9 साल तक के लिए जो है ये जो लोग हैं चुने जाते हैं, ठीक है। अब आइए आपका जो अगला और सबसे प्रधान अंग जो UNO का बोला जाता है, वो ये है सचिवालय। याद रखिएगा, मैंने कहा था कि सुरक्षा परिषद जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अंग है इसका, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में डिमांड करे कि UNO का, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे प्रधान अंग है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा उसका आंसर सचिवालय होगा। कभी आप ये
सुरक्षा परिषद लिख दे तो ये गलत होगा। सुरक्षा परिषद, सचिवालय जो है पूरे यूएनओ का सबसे मुख्य प्रधान अंग माना जाता है, ठीक है। और सैनिक दृष्टिकोण से सुरक्षा परिषद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है अंग है, ठीक है। अब चलिए जरा सचिवालय के बारे में जरा देख लेते हैं वो क्या है। सचिवालय में बेसिकली क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसको हम मुख्यालय सचिवालय का जो सबसे हेड होता है वो एक व्यक्ति होता है, प्लस उस व्यक्ति को सहारा देने के लिए कुछ स्टाफ होते हैं, ठीक है। तो इसी सचिवालय में एक व्यक्ति होता है, ठीक है, महासचिव जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। अब चलिए जरा ये क्या काम करते हैं, ये सचिवालय के अंदर जो महासचिव होते हैं ये क्या काम करते हैं, जरा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इन लोगों को काम बस एक ही है कि ये जो 5 अंग हैं, ठीक है, जैसे कि महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक तथा सामाजिक हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा, ये जो सारे अंग है सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही इनका काम है। जांच पड़ताल करना, बस देखना इनका काम है। जो महासचिव होते हैं ना सचिवालय के अंदर, उनका बस एक ही काम है कि ये जो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो ये सारे अंग है ना, इसके अलावा जो ये 5 अंग है, ये सही ढंग से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही इसका काम है, किसका, महासचिव का, ठीक है। और सुरक्षा परिषद की जो सिफारिश है उसके आधार पर जो है ये चुन करके आते हैं, कौन, जो ये महासचिव होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर ये महासचिव जो है चुन करके आते हैं किसके सिफारिश से, ये चुन करके आते हैं सुरक्षा परिषद के। इन सुरक्षा परिषद में से टोटल 9 सदस्यों की जो स्वीकृति मिलनी चाहिए। यदि इन 9 में से, इन 5 में से किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो जो है जो महासचिव होगा वो बनेगा ही नहीं महासचिव अगला, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि पूरे 5 के 5 सदस्यों की स्वीकृति होना अनिवार्य है, यदि नहीं है तो चला जाएगा फिर, ठीक है। बेसिकली ये लोग वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं, काफ़ी गलत इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ठीक है। अब चलिए आपका अगली चीज़ देखते हैं वो क्या, कि इनका जो कार्यकाल होता है, जो महासचिव होता है ना सचिवालय के अंदर जो बैठता है, वो उस महासचिव का जो कार्यालय है वो टोटल 5 वर्ष के लिए जो है उनका कार्यालय होता है, ठीक है। अब जरा इधर देख लीजिए कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये है कि सबसे जो पहला महासचिव था यूएनओ का वो कौन था। वो थे ट्राइग ली, नॉर्वे से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। ये देखिए मैंने लिख रखा है, फर्स्ट नंबर के जो महासचिव वो ये रहे, नॉर्वे से बिलोंग करते थे, ठीक है। और जो आपका 8वें नंबर का जो महासचिव था वो था बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। और वर्तमान में जो अभी जो हमारा चल रहा है 2020, इस वर्तमान के अंदर जो महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। आप टोटल जो है ना इन 3 के 3 महासचिवों का नाम याद रखिए और इनका जो समय है वो भी याद रखिए कि सबसे पहले जो है ये ट्राइगविलीग थे नॉर्वे से, और जो ये एंटोनियो गुटेरस जो वर्तमान में है, इससे पहले जो है बान की मून हुआ करते थे, ठीक है। बान की मून बेसिकली नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते थे, और एंटोनियो गुटेरस जो अभी के हैं और ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका अगला टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करना, ठीक है। अब देखिए जरा कि हम जो है ना इस समय हमारा चल रहा है 2020, और जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है ये कब बना था, ये बना था आपका 24 अक्टूबर 1945 में। लगभग जो है 75 साल हो चुके हैं। तो कहने का यहाँ पर मतलब यही है कि जो ये 75 साल हो चुके हैं संयुक्त राष्ट्र को बने हुए, क्या जो उस समय पर जो ये संरचना बन रखी, जो इसका स्ट्रक्चर था, वही स्ट्रक्चर क्या 2020 तक भी लागू रहना चाहिए, यही यहाँ पर एक बड़ा सवाल क्वेश्चन किया गया, ठीक है। तो लगभग जो है ना कहा जाता है ना कि समय के साथ जो है हर एक संगठन के अंदर बदलाव लाना आवश्यक होता है। यदि उस संगठन के अंदर बदलाव नहीं लाया जा रहा है तो मतलब क्या है कि वो संगठन जो है आगे चल करके अब बर्बाद होने वाला है, वो बेकार होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक बहुत से जो सदस्य हैं वो ये मांग उठा रहे हैं कि यूएनओ के अंदर जो है ना बदलाव करना है, हमें कुछ सुधार करना है, ठीक है। लेकिन ये सुधार किस प्रकार के होने चाहिए, इसके ऊपर सभी के सभी जो राष्ट्र है वो सहमत नहीं है, एकमत नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में जा कर के, जैसे कि शुरुआत में बस एक आइडिया, एक विचार आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो हमको सुधार करना है, लेकिन वो सुधार किस प्रकार का होना चाहिए ये अभी इसके ऊपर जो है किसी राष्ट्रों का सहमति नहीं बन पा रही। लेकिन कुछ समय पश्चात आगे चल करके सहमति बन भी जाती है कि हमको जो है ना बेसिकली 2 तरह के जो है सुधारों का सुधार जो है हमको यूएनओ के अंदर लाने हैं। वो 2 तरह के सुधार कौन कौन से हैं, एक जो है यूएनओ की संगठन की, जो यूएनओ जो संगठन है उसकी जो बनावट है और जो इसकी प्रक्रिया
प्रक्रिया है उसके अंदर सुधार लाना है। सबसे पहले जो सुधार इसके बारे में बात की जाती है, और जो दूसरे प्रकार के सुधार की बात की जाती है वो की जाती है न्यायाधिकार संरचना में सुधार करने की, ठीक है। और लगभग सभी देश जो है राजी हो जाते हैं कि हमको जो है ना इन्हीं दो प्रकारों के जो सुधार करने चाहिए यूएनओ के अंदर। अब एक नया सवाल एक और खड़ा हो जाता है कि इन दो सुधारों में से भी कैसे जो है इन सुधारों को किया जाए। इनमें जो यूएनओ है इनके अंदर भी जो है बनावट और प्रक्रिया में किस प्रकार के सुधार किए जाए, और न्यायाधिकार जो संरचना है इसके अंदर जो है किस प्रकार के सुधार किए जाए। ये एक नया से एक अलग सवाल खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब चलिए जरा आपको मैं जरा यहाँ पर समझा दूँ कि ये बनावट और प्रक्रिया में क्या होता है बेसिकली, और न्यायाधिकार जो संरचना है इसके अंदर बेसिकली किस चीज़ की बात की जा रही है। देखिए जो बनावट और जो प्रक्रिया में सुधार है इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो बहस जो छिड़ती है, जो बहुत ही बड़ी जो डिबेट छिड़ती है, वो जो है सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर के होती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सुरक्षा परिषद के अंदर 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 जो है अस्थायी है। टोटल 15 सदस्य हैं इसके। तो क्या 15 सदस्य जो उस समय पर चुने गए थे वो इस समय पर भी वही रहने चाहिए? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल उठ जाता है। और तो और सुरक्षा परिषद जो है यहाँ पर पश्चिमी राष्ट्रों का जो है कुछ ज़्यादा ही दबदबा है। तो यहाँ पर एक और सवाल हो जाता है कि क्या पूर्वी राष्ट्रों का कुछ होना ही नहीं चाहिए? जैसे कि अफ्रीका से देखो तो अफ्रीका से तो एक भी राष्ट्र नहीं है वहाँ पर। लैटिन अमेरिका महाद्वीप से देखोगे तो वहाँ पर तो एक भी राष्ट्र नहीं है सुरक्षा परिषद के में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक सवाल खड़ा कर देता है। तो यहाँ पर एक सहमति ये बन जाती है कि हमको जो है ना बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के तहत जो है सुरक्षा परिषद के अंदर सुधार करना है। क्योंकि यदि आप महासभा को देखो तो वो ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। और आर्थिक जैसे सामाजिक परिषद को देखो तो वो भी ठीक ठाक चल रहा है। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो वो तो बेचारा रद्द ही हो गया। और जो आपका जो पांचवा वो है अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो भी ठीक ठाक चल ही रहा है। और जो आपका छठा है वो कौन सा है, सचिवालय, वो भी ठीक ठाक चल ही रहा है। तो जो मेन जो प्रॉब्लम बताई जा रही है विद्वानों के द्वारा वो यही है, सुरक्षा परिषद के अंदर जो है सुधार करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके जो है बनावट और इसके प्रक्रियाओं में सुधार करने की ज़्यादा आवश्यक है। और इसके अलावा इसमें एक और मांग की जा रही है, वो ये कि सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है ना वो बढ़ा दी जाए। जो सदस्य संख्या जो 15 है उसको 15 से 30 या 35 जो है कर दिया जाए। क्योंकि कुछ ही देशों के हाथों में पावर दे देना ये गलत होता है, ठीक है। ये हमेशा ही गलत होता है कि कुछ ही लोगों के हाथों में पावर हो, ये सही नहीं होता है, ठीक है। अब बेसिकली जो ये सदस्य संख्या बढ़ा देने की जो बात की जा रही है वो लोग ये कह रहे हैं कि जो सदस्य संख्या जो बढ़ाई जाएगी ना वो बेसिकली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से जो है चुने जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बहुत कम देश जो हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं यूएनओ के अंदर, ठीक है। और अगला जो आपका सुधारों की जो बात की जाती है, जो कि अगले सुधार के ऊपर सहमति बनती है, वो ये है न्यायाधिकार संरचना में बदलाव की। अब इस न्यायाधिकार संरचना बनावट के अंदर भी जो है 2 प्रकार के मत आ जाते हैं। 2 प्रकार के मत कौन से हैं कि यह संगठन, ठीक है, जो यूएन चल रहा है, यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों पर जो है ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से काम करे। और दूसरा जो मत है वो ये कहता है कि दूसरी ओर कुछ का कहना है, जो कुछ विद्वान है उनका कहना है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई तक जो है सीमित रखे। तो बेसिकली क्या है कि हाइपोथेटिकल जो है ये थोड़ा सुधारों की मांग की जा रही है कि यूएनओ को जो है कुछ शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए जो है किसी भी देश को दंड देने का अधिकार दे देना चाहिए हमें, ऐसा कुछ कहना चाह रही है पहले वाला। और दूसरे वाला कह रहे कि नहीं, यूएनओ का जो है मेनली जो काम होगा वो केवल विकास और मानवीय भलाई के लिए ही होना चाहिए, बस इतना ही, ठीक है। अब जरा एक चीज़ समझिए कि ये जो है ना कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है, सुधार करने के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है जो राष्ट्र है, जो पूरे विश्व के जो राष्ट्र है वो न्यायाधिकार संरचना के ऊपर कुछ ज़्यादा बल देते भी नहीं है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जो बल देते हैं ना सुरक्षा यूएनओ के जैसे सुधार की जो बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा सुधार जो करने की जो बात की जा रही है वो की जा रही है बनावट और प्रक्रिया में सुधार करने की, ठीक है। ये देखिए लिखा भी मैंने यहाँ पर कि इन दोनों सुधारों में से बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार देने के लिए जो है सबसे ज़्यादा अधिक बल दिया जा रहा है, ठीक है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा परिषद है और सुरक्षा परिषद जो है समान जो है प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वहाँ पर एक असमानता है क्योंकि वहाँ पर चंद देशों का जो है दबदबा बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक अलग ही डिबेट खड़ी हो जाती है कि प्रक्रिया और ढांचे में सुधार करना है, ठीक है। बेसिकली किस में करना है? सुरक्षा परिषद को लेकर के करना है, ठीक है। ये सुरक्षा परिषद के अंदर जो है प्रक्रिया तथा ढांचे के तहत जो है सुरक्षा परिषद के अंदर सुधार करना है, ये सभी के सभी जो राष्ट्र है सहमत हो जाते हैं। लेकिन इसके यहाँ पर भी जो है ना एक और नया सवाल खड़ा हो जाता है कि कैसे सुधार किया जाए, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कितने सवाल खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर सवाल बार बार खड़े होते जा रहे हैं कि सुधार हो तो सही लेकिन कैसे हो।
फिर जब पता चलता है कि इस वाले के अंदर सुधार करना है तो इसके अंदर भी कैसे सुधार किए जाए। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें जो है खड़ी होती जाती है। इसलिए कहता हूँ कि अगर ये आप टॉपिक समझ गए तो अब तो ठीक है, अगर नहीं समझे तब तो बहुत ही बेकार हो सकता है आपका फिर। ठीक है, तो थोड़ा सही से सुनिएगा, दोबारा से जो वीडियो जो है वहाँ पर जा करके देखिएगा। ठीक है, अब जरा देखिए अपने लेक्चर वापस आते हैं क्या, कि जो बहुत से जो राष्ट्र है उन दोनों सुधारों में से, प्रक्रिया और ढांचे सुधार में से, और दूसरा कौन सा है, न्यायाधिकार संरचना में, इन दोनों में से जो है सबसे ज़्यादा जो अधिक जो बल देते हैं सुधार करने के लिए वो देते हैं प्रक्रिया और ढांचे में सुधार करने के लिए। और आपको मैंने पीछे वाली स्लाइड जो थी वहाँ पर दिखा दिया है कि प्रक्रिया और ढांचे में सुधार करने के लिए जो है बेसिकली सुरक्षा परिषद के अंदर जो है सुधार करने की बात की जा रही है। बेसिकली वहाँ पर मांग की क्या जा रही है कि जो सदस्य संख्या है ना उनको बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब चला देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत से जो राष्ट्र है ना वो सदस्य प्रक्रिया तथा ढांचे में सुधार करना है ये तो सहमत हो जाते हैं, लेकिन किस प्रकार के सुधार करना है ये इसके ऊपर जो है अभी चर्चा जो है चली रहती है, बहुत बहस का जो है ये चर्चा रहता ही रहता है। ठीक है, अब चले क्या कि 1992 में 1992 के अंदर आम सभा के अंदर, जिसको हम ये आम सभा के अंदर बेसिकली 1992 के अंदर आम सभा के अंदर जो है ना एक प्रस्ताव आता है। इस प्रस्ताव को जो है स्वीकृत किया जाता है। इस प्रस्ताव के अंदर जो है बेसिकली 3 प्रकार की शिकायतों का जिक्र किया गया है। ये 3 शिकायतें क्या है, वो सारे जो शिकायतें वो सुरक्षा परिषद को लेकर के ही है। उनकी जो सबसे पहली जो शिकायत है वो यही है कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब ये बनाया गया था उस समय पर 1945 के अंदर, उस समय पर तो ठीक था, ये राजनीतिक वास्तविकताओं की जो है नुमाइंदगी करता था। लेकिन अब जो 2020 चल रहा है जहाँ पर 193 देश हैं, बहुत सारे जो देश जो कि अच्छी प्रगति कर रहे हैं, उनको एक ये सुरक्षा परिषद की सदस्यता से बाहर ढकेल देना ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो कहा जाता है कि राजनीतिक वास्तविकताओं की जो है इस समय पर सुरक्षा परिषद नुमाइंदगी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर शिकायत किया जाता है वो किया जाता है कि इसके जो फैसले हैं, सुरक्षा परिषद के जो फैसले हैं, ये पश्चिमी देशों का इस पर ज़्यादा दबदबा है, और कुछ ही जो देश है ना, चंद देश जो हैं उन लोगों का कुछ ज़्यादा इसमें दबदबा है। और सुरक्षा परिषद में जो है हर एक क्षेत्र से बराबर का जो प्रतिनिधित्व है वो है ही नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर बात की जा रही है। अब अगली चीज़ देखिए वो क्या, कि ढांचे में बदलाव की जो मांग है, जो ढांचे की मैंने बात करी थी, सुरक्षा परिषद के अंदर बदलाव तो करना ही करना है, लेकिन वो कैसे होना चाहिए, तो इसके ऊपर जांच शुरू करवाई थी। इनके ऊपर जांच एक शुरू करवाई थी। ये जांच जो है 1 जनवरी 1997 में यूएनओ के उस समय पर एक महासचिव थे कोफी अन्नान। ठीक है, इन्होंने जो है ये जांच शुरू करवाई कि सुरक्षा परिषद में सुधार जो है कैसे कराए जाए। ठीक है, अब चलिए जरा देखते हैं अगली चीज़ की क्या, कि कुछ सालों के पश्चात जो है बाद में कुछ मापदंड भी सुझाए जाते हैं कि यदि किसी राष्ट्र को सुरक्षा परिषद का स्थायी या अस्थायी सदस्य बनना है तो उसके लिए कुछ मापदंड सुझाए गए। उस मापदंड क्या सुझाए गए ये देखिए रहा। कहा गया कि उस राष्ट्र का बड़ी आर्थिक ताकत होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होगा। दूसरी चीज़ क्या बोला गया कि उस राष्ट्र का जो है ना बहुत ही बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। ठीक है, सैन्य ताकत होनी चाहिए। वो राष्ट्र जो है यूएनओ के बजट में कुछ ज़्यादा ही योगदान करता हो, और आबादी के लिहाज में जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। और एक चीज़ और बोली गई कि वो जो राष्ट्र लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मापदंड जो है बाद में सुझाए गए यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसकी सदस्यता लेने के लिए भी। अब जो हमारा जो बात का जो टॉपिक होगा ना, जो टॉपिक नंबर ये 5th-6th नंबर का जो टॉपिक है, वहाँ पर यही दिखाया गया है कि भारत को जो है ना मापदंड, इन्हीं मापदंडों के अंदर खरा उतारने की जो है कोशिश की जाएगी। तो वो जो टॉपिक आपका उस समय पर डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो भी इतना ही है। अब चलिए जरा एक चीज़ देखते हैं कि जो यहाँ पर ये जो मापदंड सुझाए गए हैं, सुझाव दिए गए मापदंड, इनमें कठिनाइयाँ क्या आ रही हैं, इनमें कठिनाइयाँ क्या आ रही हैं। देखिए कठिनाई यही है कि वीटो पावर का मामला आ जा रहा है बार बार। जब कभी भी हम सुरक्षा परिषद के अंदर बदलाव की मांग करते हैं ना हम लोग, तो उसके अंदर जो है कई सारे जो है रिपोर्ट बन रखी है। उस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि स्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाए वीटो पावर के साथ। लेकिन इस प्रस्ताव को पास करने के लिए भी जो है आपको उन 5 सदस्यों से स्वीकृति लेना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, जो कि ये 5 सदस्य नहीं देते हैं। यही सबसे बड़ा जो है मामला उठ करके आ जा रहा है। और इन 5 सदस्यों का कहना है कि हम इस प्रस्ताव को तभी स्वीकृति देंगे जब आप स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं आप बन जाइए, लेकिन आपको वीटो पावर का जो है वीटो पावर जो है आपको वो शक्ति नहीं दी जाएगी।
ठीक है, ये 5 सदस्य जो है यही कह रहे हैं, और तभी कह रहे हैं कि अगर आप ये कंडीशन हमारी मान लेते तभी हम आपको जो है ये वाला प्रस्ताव जो है स्वीकृत करेंगे, नहीं तो हम हमेशा वीटो पावर का इस्तेमाल करके ये प्रस्ताव यहीं के यहीं रोक देंगे। ठीक है, तो सबसे जो बड़ी कठिनाई आ रही है वो यही है कि जो वीटो पावर वाले जो राष्ट्र 5 राष्ट्र, वो अपनी शक्ति को जो है खोना ही नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं कि अब जो है सुरक्षा परिषद के अंदर जो है बदलाव किए जाएँ। ठीक है, अब दूसरा कि जो यहाँ पर जो ये मापदंड सुझाए गए हैं, यहाँ पर बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, सैन्य ताकत हो, यूएन को बजट में ज़्यादा बजट एलोकेट करता हो, पैसा देता हो, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, लोकतंत्र हो, मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, ये सारे के सारे जो पैमाने हैं ना, किसी एक राष्ट्र के ऊपर जो है खरे नहीं उतरते हैं, ऐसा जो है यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा गया है। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि ये जो सारे पैमाने हैं ये हर एक किसी एक राष्ट्र के ऊपर ये सारे के सारे पैमाने खरे नहीं उतरते। जैसे कि यदि आप भारत के केस में देखोगे तो भारत क्या है कि एक बड़ी आर्थिक ताकत जो है उसके रूप में उभर करके आ रही है, लेकिन हमारी जो सैन्य ताकत है वो ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, और यूएनओ के बजट में भी जो है हम कुछ ज़्यादा अच्छा करते नहीं हैं। ठीक है, और आबादी में तो हमारा कोई तोड़ है ही नहीं। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, लोकतंत्र इनका तो हम कर ही रहे हैं ठीक ठाक पालन वालन। और यदि आप जापान के केस में देखते हो तो जापान क्या है कि बड़ी आर्थिक ताकत तो है, सेना नहीं है उसके पास ज़्यादा, यूएनओ के बजट में बहुत ही ज़्यादा पैसा देता है, आबादी तो बेचारे की बहुत ही कम है, और लोकतंत्र और मानवाधिकारों का बड़ा सम्मान करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, एनसीईआरटी कहने का मतलब यहाँ पर बताना चाहती है एनसीईआरटी कि ये जो मापदंड सुझाए गए हैं ये किसी भी राष्ट्र के ऊपर सारे के सारे जो मापदंड कंडीशन है ये खरे नहीं उतरते, जो कि एक बहुत ही बड़ी कठिनाई आ रही है सुरक्षा परिस्थिति के अंदर सुधार करने की। ठीक है, आई होप कि आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा, जो भी बच्चा ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक नंबर 4 और जो 5 है, इसको अगर यदि आप समझ गए तो समझ लीजिए आपका जो छठा चैप्टर है वो आपका सही ढंग से हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो 4 साल का जो हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि इन्हीं 2 टॉपिक्स के अंदर जो है बच्चों को दिक्कत आती है। तो कृपया करके अगर आपको ये टॉपिक नहीं भी समझ आया तो दोबारा से समझिए, आई गारंटी कि आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाया है ये चीज़। ठीक है, ये बेसिक लेवल से आपको मैंने कराने की टॉपिक जो है कोशिश करी है। आप ज़रा इसको सही से एक बार करने की कोशिश तो करिए, आपको हो जाएगा ये। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।